हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं और आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में 99% आएगा ही। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आप हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हिंदी में 95% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिर हम लोग गद्यांश पद्यांश सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला प्रश्न है कि उपन्यास जो है भूले विसरे चित्र, जो ये भूले विसरे चित्र है ये एक उपन्यास विधा पर है। ठीक है, के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है भगवती चरण वर्मा एंड गा है यशपाल या वृंदावन वर्मा। तो डियर स्टूडेंट, जो उपन्यास है भूले बिखरे या विसरे आपके चित्र के, उसके हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है स्टूडेंट? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है, और अगर आपने इस पर टिक लगाया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट में आपको सही ऑप्शंस पर गोला करना होगा। OMR शीट कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। ठीक है, अभी आप जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं उसको तैयार कर लेना। कमल की सिपाही, कमल का सिपाही के लेखक कौन है? का ऑप्शन है अमृत राय, या खा है गुलाब राय, या फिर हमारे मुंशी ईसा अल्लाह खां, या वैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चों, जो कलम का सिपाही है उसके लेखक हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ठीक है, कलम का सिपाही, देखो कलम जो है एक अमृत रूप होता है, क्योंकि कलम, अगर आप कलम का साथ दोगे, कलम से प्यार करोगे तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो अमृत यानी कि कलम, तो कलम का सिपाही का जो लेखक है वो है अमृत राय जी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है गोदान किस युग का उपन्यास है? देखो, गोदान सबसे पहले ये समझ लो कि एक उपन्यास है, विधा है। अगर गोदान किस विधा पर है तो याद रखना दोस्त, उपन्यास विधा पर है। अब इसके लेखक कौन है तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अब आपको युग पूछे तो कौन सा बताना है, तो ऑप्शन नंबर का है शुक्ल युग, या खा है शुक्लोत्तर युग, या फिर द्विवेदी युग, या आधुनिक काल युग। तो स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो शुक्ल युग से है। गोदान जो है वो शुक्ल युग का है। ठीक है, शुक्ल युग का उपन्यास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जाओ और आपकी बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठो। जितना बता रहे उसको नोट्स करो, नोट्स बना के बाद पढ़ो, सुबह उठकर अच्छे से याद करो, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। जो लहरों के राजहंस है उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेमघन, या गुलाब राय, या रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, जो लहरों के राजहंस है ना, लहरों के राजहंस, देखो लहरों का राजहंस में 2 नाम आता है, तो मोहन राकेश में भी 2 नाम आता है। तो मोहन राकेश जो है वो लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तैयार कर लेना, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं तैयार कर लेना। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 5 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृति कंकाल के लेखक हैं। जो हमारा कृति कंकाल है, कंकाल, कंकाल के लेखक कौन है? देखो, जो कृति कंकाल है, आंसू है, झरना है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, इन सब के लेखक हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी कम उम्र में काफी अच्छा करके गए थे, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां किया था, बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए थे जो सबको पसंद आया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर का है निबंध, या उपन्यास, या डायरी, या कविता। तो मेरे दोस्त, जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो हमारा उपन्यास विधा पर आधारित है। किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर। ठीक है, समझ में आ रहा ना? हर एक क्वेश्चंस नोट करो, याद करो, बार बार वीडियो को देखो, ना समझ में आए। ठीक है, ना समझ में आए दोबारा वीडियो को देखो। देखो, अगर आप पूरा समझ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास, या आचार्य हजारी प्रसाद उर्वी, या आचार्य देव, या भिखारी दास। तो बच्चों, जो हमारा रसिक प्रिया है इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो है आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास। यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो है आचार्य केशवदास जी। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये आपको भटकाएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा, सारे बच्चे इसमें भटक जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो भाई भटकना नहीं है, पढ़ना है अच्छे से। मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखो, निम्न में प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी। अब 2 बतानी है, बच्चे ये सोचते हैं हमें 2 पर टिक लगाना है, OMR शीट पर 2 ऑप्शंस पे गोला करना है। तो हाँ,
सही है। आपको 2 गोले करने हैं, 2 आपको ऑप्शंस बताने हैं, जैसे घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, या समाज का यथार्थवादी चित्रण, या नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। देखो ऑप्शंस आपके अगर 2 होंगे तो ये लिखा रहेगा का व खा दोनों या गा और घा दोनों, बट इसमें नहीं है, तो इसमें आप ध्यान रखना। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। ऐसे भी आया है तो याद रखना, ठीक है। घोर वैश्विकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण सही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? साकेत महाकाव्य एक बहुत बढ़िया महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, या जयशंकर प्रसाद, या नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 समझो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, छायावाद के अस्थायी कवि हैं। जो छायावाद है उसके अस्थायी कवि कौन है मेरे दोस्त? अस्थायी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, या हरिवंश राय बच्चन, या सच्चिदानंद हीरानंद वत्स, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं ये छायावाद युग के आस्थावादी कवि हैं, ठीक है। आस्थावादी है, सॉरी। निम्न में से छायावाद युग का कवि है। देखो कवि और लेखक अलग अलग होते हैं, छायावाद युग के कवि अलग हैं, लेखक अलग हैं, तो कवि बताना है। तो छायावाद युग के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, या नरेंद्र शर्मा, या दादू दयाल, या कुतुबन। तो जो छायावाद युग है उसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि के नाम बताइए। रीतिकाल, जो हमारी रीतिकाल है उसके प्रमुख 2 कवियों का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, विहारी, विकल्प का खा दोनों, या सूरदास। तो अगर कहीं भी विकल्प का खा दोनों, गा घा दोनों, तो वो ऑप्शन 90% है। आशा होता है कि सही होता है, क्योंकि उस ऑप्शंस को लिखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत किया है तो जहां तक ख्याल है वो सही ही होगा। तो यहां भी वही चीज है कि हमारा पद्माकर और विहारी दोनों है रीतिकाल के प्रमुख कवि, तो इसलिए का खा दोनों हमारा सही हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। अगर इस टाइप का आए और आपको नहीं पता हो आंसर तो लगा देना, सही रहेगा लगभग। देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, यामा के रचयिता का नाम। यामा के रचयिता का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, या अशुभ वाजपेयी। तो भैया यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है, याद रखना, ठीक है। अगला तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो स्टूडेंट जो तीसरा सप्तक है वो हमारा 1959 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में। तो ऑप्शन नंबर खा सही है, ठीक है। आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर मैं तैयार कर लिया तो फिर टॉपर बन ही जाओगे हिंदी के। 15 नंबर है, शुक्लोत्तर युग का समय सीमा है। जो शुक्लोत्तर युग है उसका समय सीमा कब से कब तक है? 1938 से 1980 तक, 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या फिर हमारा 1936 से 1947 तक। तो बच्चों शुक्लांतर युग, शुक्लोत्तर युग है, तो हमारा कौन सा सही होगा? 15 नंबर क्वेश्चन 1938 से 1980 तक, ठीक है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जो बच्चों त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। तो जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है? त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा, ठीक है। तैयार हो जाएगा ना सारा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो बच्चों अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, लहरों के राजहंस के लेखक। बच्चों ये तो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, मतलब रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ लो। मोहन राकेश है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं हमारे रस मीमांसा के लेखक। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे और उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। अतीत के चलचित्र, इसके लेखक कौन है?
आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर देना। ये 20 ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब हम लोग देखते हैं गद्यांश, एक ऐसा गद्यांश जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपना जलवा दिखाना है तो तैयार कर लो। देखो ये हमारा गद्यांश है। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर जो है उसमें गद्यांश दिया रहेगा, कुछ रेखांकित अंश रहेगा, उसकी व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, जिस तरह यहाँ की जो बोलियाँ हैं, यहाँ की जो लैंग्वेज हैं, उनकी गिनती करना आसान नहीं है, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसान नहीं है। अब देखो यहाँ से रेखांकित अंश आ गया, ध्यान रखना। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है हमारा भारत देश। क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही नजर आती आएगी। अगर आप ऊपर से किसी चीज को देखोगे, किसी लोग को देखोगे, तो आपको विभिन्नता ही नजर आएगी, उनके अंदर की बात नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये पता है आपको कि नहीं पता? थोड़ा सा ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। इसमें जो है ना, ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और हमारा भारतीय संस्कृति है तो इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो भैया संदर्भ आप लोग लिख लो, मैं आपके साथ लिखकर समझा देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कर पाओ। देखो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश, जो हमारा ये ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, ध्यान से देखना। हैंड राइटिंग भी अच्छे से लिखना बोर्ड एग्जाम में, मेन हैंड राइटिंग भी है हमारी। पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ देखो ब्लैक एंड ब्लू दोनों का कंबाइन करना है, ठीक है। तो हिंदी को आपको ब्लैक से लिखना है क्योंकि ये मेन भाग है, ठीक है। हिंदी ब्लैक से कर दिया। कि गद्य खंड, ये भाई गद्य खंड भी थोड़ा ब्रैकेट में करके अच्छे से लिख देना, ब्लू से ही कोई दिक्कत नहीं है। गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। अब इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर, इसको ब्लैक से लिखना है। देखो पाठ का नाम और लेखक का नाम ब्लैक से लिखना है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, द्वारा जो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करता हूँ उसको समझना, हाईलाइट ही रहने देना, लिखित। अब इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। क्या नाम है बच्चों? भारतीय संस्कृति। इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है, बस हो गया। बस इतना अगर आप लिख दिए ना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब आपको संदर्भ का 2 मार्क्स फिक्स है। ये सही तरीका है। एक तरीका और है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, बट ये बेस्ट है। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा संदर्भ, सेकंड नंबर आपसे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। आपसे लिखा रहेगा ऐसे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक क्वेश्चंस पूछेंगे, एक क्वेश्चन कोई दिया रहेगा, बस इतना 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या को करने से पहले ध्यान से रेखांकित अंश को पढ़ लो। जैसे इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने को आएगी। देखो अब आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या डाल देना। फिर लेखक का कहना है कि एक दूसरे का वासी, एक दूसरे देश, दूसरे देश का मतलब है जब कोई दूसरे देश से आपके देश में आएगा तो चीजों को उतना जल्दी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो जब कोई दूसरे देश का वासी या व्यक्ति देखकर यह कह उठे, आपके देश को
देखकर यह कह बैठते हैं कि भारत एक देश नहीं अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के वासी एक जाति के नहीं बल्कि विभिन्न जातियों के समूह हैं। तो दूसरे देशों के देश के वासी इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने का योग, यानी कि आश्चर्य करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है हमारा भारत देश। यहाँ बहुत प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, बहुत प्रकार के जाति हैं, ठीक है, तो इसीलिए कहे हैं। और क्योंकि वे इस देश को ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते, निश्चित ही ऐसे लोग विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी, उनको ऐसा ही नजर आएगा। अब वो अंदर तो भाई मतलब कुछ दिन के लिए टहलने के लिए दूसरे देश से आए हैं, तो अंदर क्या हलना, ठीक है, ऊपर से ही बोल देते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना क्या चाहता है, कि लेखक कहना क्या चाहता है। एक क्वेश्चन सा वाला, क्योंकि 2 मार्क्स 2 यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स से। सबसे पहले संदर्भ, फिर रेखांकन की व्याख्या, फिर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो वो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। इस गद्यांश में तो प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत की विभिन्नता बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है और इससे लेखक अपने देशों और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है, ठीक है। बस ये हमारा हो गया बच्चों एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गद्यांश बोर्ड एग्जाम में 99% है कि आएंगे ही आएंगे। अब एक हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश भी लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये पद्यांश बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पद्यांश हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ 2013 यही तो है ना, 2013, 15, 17, 19, 22 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, सुनि सुंदर वैन सुधारक साने सयानी ही जानकी जानी भली, तिरछे करि नैन दह सेन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, ठीक है। थोड़ा इधर कर लेते हैं। तुलसी ते अवसर सोहे सभे अवलोकत लोचन लाह अली अनुराग तराग में भानुदय बिगसी मनु मंजुल कंजकली। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी 6 ही मार्क्स का आता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 2-2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना, हिंदी में अनुवाद करना यानी कि व्याख्या करना। दूसरा, सीता जी का संकेत पूर्ण किस भावना के अनुरूप है। और तीसरा, अनुराग तराग का क्या अर्थ है, अनुराग तराग जो है उसका क्या अर्थ है। बस ये 3 क्वेश्चंस आपको समझाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संदर्भ, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, संदर्भ क्या है ना, कि संदर्भ आपको लिखना कैसे है, इसको तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोग कभी भी भूलो ना, क्योंकि हमारा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका देखो ये जो चैप्टर है ये धनुष भंग वन पथ पर है, मतलब धनुष भंग वन पथ पर, और इसमें 2 शीर्षक हैं, एक धनुष भंग एक वन पथ पर, मतलब जब वन पथ पर सीता जी राम जी लक्ष्मण जी जाते हैं तब का, और एक जब धनुष तोड़ते हैं तब का, 2 है, ठीक है। तो हम लोग ये धनुष भंग वन पथ में वन पथ पर शीर्षक से है। तो भाई सबसे पहले क्या लिखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा सा आपको लिख कर समझा देता हूं ताकि आपके साथ में लिखेंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। तो जो हमारा प्रस्तुत पद्यांश है, जो आपका प्रस्तुत पद्यांश है, जो हमारा पद्यांश दिया गया हुआ है, इसके जो राइटर हैं, कवि हैं, वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। अब ये जो एक बहुत बड़ी इनकी कवितावली है, जो एक रचना है कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की, ठीक है, कवितावली, कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी है ना, थोड़ा सा मैं आपको दूसरे टाइप से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे टाइप से, कि काव्य खंड, ये हमारा काव्य खंड है, काव्य खंड में वन पथ पर शीर्षक से है ना, वन पथ पर, वन पथ पर शीर्षक से है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, शीर्षक से है। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हम लोग प्रसंग व्याख्या सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं प्रसंग,
देखो प्रसंग क्या है कि मतलब छोटी सी चीज इसके बारे में लिख दो, जैसे हमारा ये है ना आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश, तो इसमें जो प्रसंग है वो आपको थोड़ा सा बताना है। तो देखो इन पंक्तियों में ग्रामवासियों ने प्रश्न उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव जो है में ही राम जी के विषय में सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब देखो अब हम लोग व्याख्या समझते हैं। व्याख्या क्या है कि देखो व्याख्या करने से पहले आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। जब चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। जब वन पथ पर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी चलते हैं तो सीता जी से गाँव की जो वधुएं हैं, महिलाएं हैं, वो पूछती हैं आखिर ये सांवले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत रूपी वचन, मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई, ठीक है, समझ गई। और सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दिया। मतलब बोला नहीं कुछ, अपनी स्त्री लज्जा को बचाते हुए अपनी मुस्कुराहट से, अपनी दृष्टिकोण से बता दिया। ठीक है, उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रोजिल लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि यह मेरे पति हैं। ऐसा सुनकर स्त्रियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हैं तथा नेत्र को लाभ प्रदान करती है। भाई जो साक्षात राम भगवान का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम की वधुएं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, बस ये हमारा व्याख्या हो गया। अब आ जाओ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो सीता जी की संकेतपूर्ण जो हमारी उत्तर है वो भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निवारण की भावना के अनुरूप है। देखो ध्यान से समझना, उनकी संकेत करने का मतलब है कि देखो भारत की नारियों को बोलना नहीं चाहिए किसी से, मतलब अनजान व्यक्ति से, तो अपनी स्त्री लज्जा को बचाएं, ठीक है, और अपनी मर्यादा में रहें, यही इनकी संकेतपूर्ण दृष्टि का अर्थ है। अगला अनुराग तराग का अर्थ क्या है। अनुराग तराग का क्या अर्थ है। अनुराग तराग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। क्या है, प्रेम रूपी सरोवर। अनुराग तराग का क्या अर्थ है, प्रेम रूपी सरोवर। ठीक है, प्रेम रूपी सरोवर। तो इस वीडियो में हमने देखा क्लास 10 हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गद्यांश पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हिंदी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।